हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम उबल्टू। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, जिसमें हमने आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी थी। और उसी के अंतर्गत आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी की गतियाँ, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला पॉइंट इसमें क्या है? पहला पॉइंट है कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की हैं, ठीक। एक है घूर्णन, एक है परिक्रमण। एक क्या है? घूर्णन है और एक है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। और जो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है एक स्थिर कक्ष में, मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो क्या? परिक्रमण कहलाता है। परिभ्रमण किसे कहते हैं? घूर्णन को ही कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो कोई रेखा नहीं है, उसे काल्पनिक यानी कि माना गया है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक सतह है, काल्पनिक रेखा है, जो कक्षीय समतल से, इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो ऐसा समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। तो ये 66.5 डिग्री हो जाएगा और पृथ्वी ये 23.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्ति वृत्त कहता है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? कि पृथ्वी के एक भाग में तो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, जब एक भाग में दिन होता है दूसरे भाग में रात होता है ना, तो यही जो वो लाइन जो दिन और रात की मतलब कि बीच का जो पॉइंट हो जाता है, और वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर देता है वही प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण पृथ्वी की जो परिक्रमा करती है सूर्य की, और यह इसका काल कितना है? 1 वर्ष या 365 दिन होता है। 1 वर्ष या 365 दिन। हम लोग 1 वर्ष 365 होल 1/4 दिन में को मानते हैं। तो कुल मिला के परिक्रमा तो ये ऐसे करती है 365 और 1/4 दिन, ठीक है। 365 दिन और ये 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे हम नहीं जोड़ते हैं और 4 सालों में 6 घंटे मिला के 24 घंटे को सीधा जोड़ लेते हैं और चौथे साल में 366 दिन का साल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि परिक्रमण काल अगर 365 1/4 आ जाए, 365 होल 1/4 आ जाए तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन 1/4 हम अपनी सहूलियत के लिए नहीं जोड़ते हैं और 4 साल बाद ये 1 हो जाता है, यानी कि एक दिन और हो जाता है 366, इसको हम मान लेते हैं ना, ठीक है। अब सूर्य कि ये देखिए, ये फिगर देख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु उत्तर अयनांत होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में क्यों होता है कि देखिए ये 23.5 डिग्री ज़्यादा नॉर्थ में झुकी है, तो पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश है ऐसे सीधे पड़ता है। और 22 दिसंबर में दक्षिण अयनांत होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुव होता है। देख लेते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें ये लिखा गया था कि 21 जून को जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। अब देखिए इसमें उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका है ना, ये उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका है, तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। इस समय उत्तर ध्रुव वाले क्षेत्र में 6 महीने लगातार दिन रहेगा, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में इस समय गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को जो होता है वो सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, तथा सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को
दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होता है। अब 22 दिसंबर देखिए, जो दक्षिणी ध्रुव देखिए ये इधर झुका है सूर्य की तरफ ज़्यादा, तो दक्षिण ध्रुव में ये सबसे गर्मी वाला दिन होगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा ना। दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और छोटी रात हो जाएगी, और ये ग्रीष्म ऋतु का समय होगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि जो 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन हो जाएगा और सबसे लंबी रात हो जाएगी और सबसे ठंडा वाला वो समय हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा 21 जून को ये सबसे लंबी नहीं सबसे छोटी रात होगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ेगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। 21 ही जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात हो जाएगी, और इसे उत्तरायणांत कहते हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी और ग्रीष्म ऋतु होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी और सबसे ठंडा दिन होगा। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है, अब चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है तो इसलिए ये जो 22 दिसंबर है ये गर्मी का समय हो जाएगा यहाँ पे, तो गर्मी का समय हो जाएगा तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, इसलिए इसमें ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी ही पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका नहीं होता है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। अब ये फिगर देखिए, ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, सूर्य बराबर रोशनी दोनों को मिल रहा है, ऐसा न किसी को ज़्यादा न कम, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, पता ही है सबको, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु आ जाती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगी। तो एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। प्रश्न पूछा है कि दिन और रात किस कारणवश होता है, तो पृथ्वी के घूमने और परिक्रमण के कारण होता है। ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण दोनों के कारण होता है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लासेस की PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दी गई हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।